हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो पीछे की प्रश्नोत्तरी पहले करवा चुका हूँ। अब आगे नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 51 से। तो आपका आज का क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। तो आरे क्या हिसाब से हमें देख करके बताना है कि ट्रांजिस्टर V2 से V1 में अगर यदि वोल्टेज परिवर्तन करता है तो कुल टर्न ऑन टाइम क्या रहेगा। तो आरे के हिसाब से हमारा टाइमिंग रहेगा T ऑन बराबर TD प्लस TR। विकल्प हो गया आपका C। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो वो आपका उपकरण है ट्रांजिस्टर। विकल्प हो गया डी। नेक्स्ट हम करते हैं, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो बड़ा बनाने का कारण क्या है कि उसकी गर्मी का प्रसार अधिक हो या अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें है, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अगर अभिन्नत है। कि ट्रांजिस्टर का क्या काम होगा जब भी एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अगर अभिन्नति है। तो अगर अभिन्नति है तो क्या कार्य होगा, ट्रांजिस्टर एक बंद स्विच के रूप में हमारा काम करेगा। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। आपने पढ़ा होगा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, तो अलग अलग प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। तो क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ है मिनिमम डिस्टोरेशन, न्यूनतम विकृति। राइट आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल, तरंगों या फ्लक्स का उत्पादन करता है। तो इनपुट सर्किट है जो बिना, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के सिग्नल, तरंगों या फ्लक्स का उत्पादन करता है। तो ऐसा कौन सा सर्किट होगा जो फ्लक्स का उत्पादन करेगा। तो वो है हमारा ऑसिलेटर, दोलक, आयाम पैदा करने का काम। नेक्स्ट है, दोलक सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो कौन सा सर्किट आवश्यक है, पॉजिटिव फीडबैक होना जरूरी है। तो क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव फीडबैक। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, यूजेटी, यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो यूजेटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, यूजेटी को किस काम में लेते हैं हम, ट्रिगर सर्किट बनाने के लिए। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत और अच्छा रैखिकता, मतलब लाइनर अच्छा हो उसका, और कम अंतर इलेक्ट्रोड अक्षमता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो वो आपका होगा FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, JFET की तुलना में मॉसफेट में के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। देखो, मॉसफेट और JFET की तुलना की गई है और इनमें से धारा नियंत्रण के बारे में पूछा गया है कि क्या अंतर है। तो देखो, जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत, JFET की तुलना में मॉसफेट में धारा नियंत्रण कैसे होता है, जंक्शन की बजाय इंसुलेशन लेयर के द्वारा होता है। यही आंसर आपका करेक्ट है। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। आपके सामने एक एम्पलीफायर सर्किट दिया हुआ है कि इसका प्रकार क्या है। तो ये कौन सा है, देखो तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि किस प्रकार का बनाया हुआ है एम्पलीफायर सर्किट। तो ये है आपका कॉमन कलेक्टर का एम्पलीफायर है। कौन सा, कॉमन कलेक्टर का। तो राइट आंसर हो गया आपका डी।
नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि 220 वोल्टेज आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा। 220 वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज हैं, तो इनकी पीक वैल्यू क्या होगी। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू का 0.707। तो अगर यदि इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 इंटू 1.414 से गुणा कर देंगे। तो 1.414 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा बी 311.17। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। अब आगे बात करते हैं सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सीआरओ की इनपुट प्रतिबाधा को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो सीआरओ की इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाएंगे, एक सीआरओ के साथ में प्रतिरोध जोड़ करके। तो कौन सा प्रतिरोध, प्रो में एक प्रतिरोध जोड़ करके। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम 0.2 माइक्रो सेकंड के बेस्ट टाइम बेस सेटिंग। 0.2 माइक्रो सेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीज़न द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी। तो देखो टाइमिंग दिया है हमें 2 माइक्रो सेकंड का और डिवीज़न दिया है 5वीं डिवीज़न में। तो इसके लिए सीआरओ की स्क्रीन पर हमें जो सिग्नल दिखाई देगा उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी 1000 किलो हर्ट्ज। राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। तो क्या खराबी आ जाएगी, हमिंग का साउंड आएगा, गुनगुनाती हुई आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। डिप्लेशन जो रीजन होता है, डिप्लेशन का जो रीजन होता है या रिक्तीकरण का जो क्षेत्र होता है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो वो है कि कुचालक के रूप में होता है। डिप्लेशन रीजन क्या होता है, हमेशा कुचालक, तो एज ए इंसुलेटर के रूप में। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम 66 किलोवोल्ट लाभ और ट्रांजिस्टर के 10 बीटा के साथ कॉमन एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है। तो पावर गेन निकालना है हमें कि क्या पावर गेन होगा, जबकि हमें अल्फा और बीटा के रूप में बीटा दिया हुआ है 100। तो क्या होगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6600 डी। नेक्स्ट, क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लेंस किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है। तो भाई देखो क्या प्रभाव है, एससीआर को अगर यदि चालन बैंड में लेंस किया जाता है और गेट से क्या कर दिया जाता है, डीसी हटा दी जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गेट चालन अपना नियंत्रण खो देगा। अगर यदि सप्लाई हटा दी तो ये क्या हो जाएगा, अपना नियंत्रण खो देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेएफईटी में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। जेएफईटी में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। तो जेएफईटी में ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। क्या प्रभाव पड़ेगा, बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित होती है। देखो लाल, नीला और काला 3 कलर कोड दिए हुए हैं। आपने कलर कोड देखे होंगे तो 3 कलर दिए हुए हैं, लाल दिया हुआ है, नीला दिया हुआ है और काला दिया हुआ है। तो इससे कौन सी आपूर्ति, कौन सी सप्लाई प्रणाली अपन काम में ले सकते हैं। तो आप देखो आपको 3 तार दिखते ही आप क्या करोगे, 3 फेज एसी, नहीं 3 फेज एसी नहीं है। लाल और काला कहाँ होता है, डीसी में। साथ में नीला दिया हुआ है, नीला कॉमन के रूप में दिया हुआ है। तो ये किसका हो गया, 3 तार डीसी आपूर्ति का हो गया। राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है। तो तारों का गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है। तो तारों को बांधने के लिए कौन सी नायलॉन की टाई काम में ली जाती है, सी।
पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? पैनल बोर्ड की असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो वो है आपका सेंसर ए। नेक्स्ट, अक्ष द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? तो अक्ष द्वारा, जो डायग्राम में आपको देखो अक्ष के रूप में दिखाई दिया हुआ है, तो ये कौन सा भाग है? इस पार्ट का क्या नाम है? तो इसका आपका क्या नाम है बताइए देखें। तो ये है हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, सहायक संपर्क बिंदु हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो वायरिंग एसेसरीज, तो ये आपको दिखाई दे रही है, क्या है? ये है हमारी डिन रेल ए। नेक्स्ट, परिपथ में अंकित डिवाइस का नाम क्या है? तो देखो अब यहाँ पर आपसे अक्स पॉइंट का स्थान चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर ये क्या है? ओवरलोड रिले है। तो ओवरलोड ट्रिपिंग रिले, राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो देखो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो तार फेरुल नहीं है, ये है आपकी केबल वेंडिंग स्ट्रिप, केबल बांधने की टाई, राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का क्या नाम है? जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो भाग लगाते हैं, चित्र में दिखाया हुआ है, तो इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो गया ग्रोमेट। क्या बोलेंगे इसको? ग्रोमेट। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो पैनल बोर्ड में ऐसा कौन सा डिवाइस लगाते हैं जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो वो है हमारी एमसीबी। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? तो एक्चुएटर में कौन सा स्विच है जो मशीन की गति या वस्तु के भाग से संचालित होता है? तो वो है हमारा लिमिटिंग स्विच ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? कि जब लोड ऑफ स्थिति में हो तो कौन सा स्विच संचालित होता है? तो ऑफ लोड स्थिति में हमारा कौन सा स्विच संचालित होगा? वो है हमारा आइसोलेटिंग स्विच, राइट आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? तो पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग क्यों बनाए जाते हैं? तो पैनल बोर्ड में दो अर्थिंग क्यों बनाए जाते हैं? कि अगर यदि कोई भी बाहरी अर्थिंग में विफलता आ जाती है तो एक अर्थिंग जारी रहे, सुनिश्चित करें। तो अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें, राइट आंसर हो गया डी। किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपको विकल्प दिए हुए हैं उनमें आपको देखना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लिफ्टिंग सर्किट ए। नेक्स्ट है हमारा एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? एक संयोजन में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? तो कैसे करेंगे? 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार, एनवीसी के अनुसार। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपन जो सेलेक्ट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के मानदंड क्या है? तो पहला है आपूर्ति का प्रकार, दूसरा है आपका जुड़े हुए लोड का प्रकार, बिल्कुल सही है आपका, और तीसरा है आपूर्ति वोल्टेज और लोड का प्रकार। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?
तो अभी आपने देखा था कि पैनल बोर्डों में एमसीबी लगाने के लिए जो अपन लगाते हैं एक पट्टी, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम है डिन रेल। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो वो है आपकी हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए थर्मल रिले। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? कंट्रोल वो जो रूम होते हैं या कंट्रोल पैनल होते हैं, कंट्रोल पैनलों में जी चैनल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जी चैनल का उपयोग है सिरा संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिटिंग स्विच का क्या कार्य है? तो कंट्रोल पैनलों में लिमिटिंग स्विच का क्या कार्य है? अधिक गर्मी से मशीन नियंत्रित करना नहीं। नेक्स्ट है, मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करना नहीं, मशीन को ओवरलोडिंग से। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करना। राइट आंसर हो गया आपका डी। करेक्ट आंसर क्या है आपका डी। नेक्स्ट है, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड क्या है? तो उसका कोड होगा AC2। राइट आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? तो देखो, स्वचालित में जो ऑटोमेटिक आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसके संचालन के लिए सही क्रम छांटना है। तो कौन सा है उसका सही क्रम? पहले वो स्टार में चलेगी, फिर मैन, फिर टाइमर के द्वारा डेल्टा में चेंज होगी। तो राइट आंसर हो गया आपका बी, स्टार, मैन, टाइमर और डेल्टा। नेक्स्ट है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट है, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम रिले बंद हालात में होता है? कि अगर ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले की जो रिले है, टाइमर की जो रिले है, वो क्या है, बंद हालात में है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा में ही चलता रहेगा। राइट आंसर डी। ए कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का क्या उपयोग है? पीवीसी चैनल, कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का क्या उपयोग है? तो पीवीसी चैनल क्यों लगाएंगे? बिजली के तारों के लिए रास्ता प्रदान करने के लिए और सेफ्टी के लिए। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? जो कंट्रोल पैनल है उसमें थर्मल ओवरलोड रिले का अभी आपने देखा था कि किस काम के लिए लेते हैं? ओवर हीटिंग के लिए और लोडिंग के लिए हम काम में लेते हैं। पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? तो औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के विद्युत धात्विक समायोजन थर्मोस्टेट संयोजक को बनाने के लिए किया जाता है? कि ऐसी कौन सी सामग्री है जिसका उपयोग थर्मोस्टेट के द्विधात्विक संयोजन बनाने में किया जाता है? तो ऐसी कौन सी सामग्री आपकी? तो आपकी वो सामग्री है थर्मोस्टेट के कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के लिए सर्वाधिक किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर का, चांदी का। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्या है? तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग अभी आपने देखा था। डिन रेल किस लिए काम में लगाते हैं? कि बिना स्क्रू के हम एमसीबी बॉक्स में जो भी एमसीबी वगैरह लगाते हैं उनके लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
आपका स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? कौन सी डिवाइस है जो अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो वो है आपकी टाइमर रिले या टाइमर ए। नेक्स्ट, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो ऐसा कौन सा लोड है जो संपर्ककर्ताओं के मानक कर्तव्य लोड द्वारा दर्शाया गया है? तो वो कौन सा होगा? श्रेणी मोटर की शुरुआत करना और रुकना। सी राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो देखो, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। तो राइट आंसर हो गया बी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक